टू आइटन सरकारी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस के इग्निशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारी जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आज हमको पढ़ना है अकबर। क्या पढ़ना है? अकबर। कल शेर शाह सूरी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। ठीक है, अकबर ये आज का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने बाबर को, हुमायूं को और शेर शाह सूरी को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश ने दिल्ली पर राज किया। लोधी वंश के जो शासक थे वो प्रथम अफगान शासक कहे जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम अफगान शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी प्रथम अफगान शासक था। फिर इसके बाद बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली गद्दी पर बैठा है। इब्राहिम लोधी जब दिल्ली गद्दी पर बैठा तो उससे कुछ अफगान नाराज हो गए और उसके चाचा जो थे वो पंजाब में रहते थे। उस दौलत खान लोधी ने क्या किया, बाबर को ट्रांस अक्शियान से बाबर को भारत आने का न्योता दिया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस अक्शियान के फरगना नामक रियासत में हुआ था। फरगना नामक रियासत में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार था। 11 वर्ष की अवस्था में 1194 ईस्वी में बाबर गद्दी पर बैठा था। इसके पिता वहीं के छोटे जागीरदार थे। जब ये गद्दी पर बैठा तो उसके जो आसपास का इलाका था, मतलब ट्रांस अक्शियान के आसपास जो इलाका था, उसमें बाबर के शत्रु ही रहते थे और बाबर उनसे कभी जीत नहीं पाता था। इसलिए वहां जब नहीं जीत पाया तो यहां आकर भारत में उसने आक्रमण किया। याद रखना, भारत में पहला आक्रमण बाबर का 1519 में हुआ था। 1519 में बाबर का पहला आक्रमण और उसने भेरा के किले को जीता। 1519 में भारत में आक्रमण करने के बाद उसने भेरा के किले को जीता। उससे पहले 1194 में यह शासक बना था और 1504 में इसने काबुल जीता था। 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सुल्तान पद नहीं धारण किया, जबकि सुल्तान की जगह पर इन्होंने पादशाह पद धारण किया था। उसके बाद 1519 में इसने भेरा का किला जीता। फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इब्राहिम लोधी को इसने हरा दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध स्तर पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जब इब्राहिम लोधी मरा तो वहां से अफगान शासक खत्म हो गए और भारत में मुगल शासन शुरू हो गया। 1526 में इसने पानीपत, ठीक है, 1526 में इसने पानीपत लड़ा था और पानीपत में इसको याद रखना, उस्ताद अली और मुस्तफा इसके दो निशानची थे, तीर चलाने वाले। और इसका सबसे अच्छा जो युद्ध टेक्निक थी वो थी गोले और बारूद का प्रयोग। गोले और बारूद का प्रयोग करता था, तोप का प्रयोग करता था, जबकि भारत में ऐसा कुछ भी चलन नहीं था। गोला और तोप प्रयोग करने के कारण ये हर युद्ध में इसको विजय मिलती थी। बाबर ने तुगलकमा नीति का उपयोग किया तोप चलाने के लिए और रूमी विधि से इसने तोप को सेट किया था। रूमी विधि में क्या होता है, दो गाड़ियों के बीच में एक तोप को रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। रूमी विधि और तुगलमा नीति पर इन्होंने गोले और बारूद का उपयोग किया। इसके बाद नंबर आता है 1527 में राणा सांगा से इसने खानवा का युद्ध किया और खानवा का युद्ध भी जीता। इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा देने के साथ साथ तगमा नामक इस्लामी कर भी मुसलमानों से इसने हटा लिया था। ठीक है, जिहाद का मतलब होता है मोटिवेशन। इसके बाद युद्ध हुआ चंदेरी का। चंदेरी में ये क्या किया, चंदेरी में मैदानी राय से इसने युद्ध किया और वो युद्ध भी ये जीत गया। चंदेरी का युद्ध मालवा के लिए एक रोड था। मालवा को जीतने के लिए चंदेरी एक रोड था। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी का पूरा मतलब होता है योद्धा और धर्म का प्रचार करने वाला। उसके बाद 1529 में आता है घाघरा। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में हुआ था। वो एक उस अफगान का नाम था महमूद खान लोधी। महमूद खान लोधी के साथ शेर खां था। महमूद लोधी के साथ उसका सेनापति शेर खां था। ठीक है, और वो भी बाबर जीत गया था। 1530 में क्या हुआ, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। ठीक है, हुमायूं गद्दी पर बैठा।
बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान और कंधार और अस्करी। हुमायूं, कामरान, कंधार और अस्करी, ये 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कंधार और अस्करी, कामरान, कंधार और अस्करी। उसके बाद क्या किया, हुमायूं के मरने के बाद बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने अपने सभी भाइयों को अलग अलग रियासत दे दी। जैसे कामरान को काबुल और कंधार दे दिया था, ठीक है। इसके बाद 23 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा था। अपने पिता के मृत्यु के 4 दिन बाद ये गद्दी पर बैठा था। इसके बाद इसने शासन किया। उधर लोधी को इसने हरा दिया था, महमूद लोधी को बाबर ने हरा दिया था। तो लोधी अपनी तैयारी कर रहे थे दिल्ली हड़पने के लिए। लोधी अपना बदला ले रहे थे जो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। 1530 में जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो हुमायूं को जो प्रॉब्लम थी वो रियासत में मिली थी। हुमायूं के जब गद्दी पर बैठा था तो बहुत प्रॉब्लम आसपास थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया और 1529 में ही देखो शेर शाह सूरी ने बंगाल के शासक को गिराया था। इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था हुमायूं का, वो 2 दुश्मन थे। नॉर्मली दुश्मन तो सारे थे, लेकिन जो मेन कट्टर दुश्मन थे वो था शेर शाह सूरी और गुजरात का शासक। शेर शाह सूरी और गुजरात का शासक, इसके 2 कट्टर शत्रु थे। शेर शाह सूरी तैयारी करने लगा, बंगाल के शासक को हराया। बंगाल के शासक के बाद चुनार और दुर्ग 1532 में हुमायूं और शेर खां का युद्ध हुआ। उसके बाद हुमायूं ने शेर खां को हरा दिया। शेर खां ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया। उधर उसके जाने के बाद देहरिया का युद्ध भी हुआ। देहरिया का युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोधी को पुनः हराया और शेर खां भी उस युद्ध में था। शेर खां पुनः हारा। फिर उसके बाद शेर खां ने क्या किया, बंगाल के शासक को दोबारा हराया। बंगाल के शासक को हराने के बाद सूरजगढ़ का युद्ध 1538 में होता है, जिसमें उसने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक को हराया। अब इसके बाद जब फाइनली सारी चीजें होने लगी तो 1539 में एक बार फिर से हुमायूं और शेर खां आपस में आते हैं और 1539 में उसका चौसा का युद्ध होता है। उसमें ये शेर खां जीतता है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें भी शेर खां जीतता है और हुमायूं चला जाता है सिंध के जंगल में। उसके बाद शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन करता है। शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1472 में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान 1486 इसको मानते हैं, ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था और ये उत्तरी जो दक्षिणी बिहार के जो सूबेदार थे बहार खान लोहानी के राज्य में इसने क्या किया, एक शेर को मारा था। तो उसी ने फरीद की जगह उसको शेर खां की उपाधि दी थी और अपने पुत्र जलाल का संरक्षक नियुक्त किया था और बाद में ये प्रमोशन लेते लेते सेना में भर्ती कराने लगा, ठीक है। इसके बाद 1529 में इसने घाघरा के युद्ध में भाग लिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में भाग लिया, महमूद लोधी को हरा दिया, ठीक है। 1529 में महमूद लोधी के साथ हारा, लेकिन बंगाल के शासक नुसरत शाह को इसने हरा दिया। इसके बाद 1530 में चुनार के दुर्ग को जीता और 1532 में ये महमूद लोधी के साथ हार गया। इस तरह से इसने जितने भी युद्ध महमूद लोधी के साथ किए वो सारे युद्ध ये हार गया था। 1543 में इसने रायसीना जीता। 1544 में मारवाड़ जीता। मारवाड़ की विजय इसके लिए एक कलंक है, याद रखना। मारवाड़ की विजय इसके लिए एक कलंक है क्योंकि इसने मारवाड़ के शासक को धोखे से हराया था। 1545 में कालिंजर पर अंतिम आक्रमण किया और कालिंजर के अंतिम आक्रमण करने के बाद वहां का शासक था कीरत सिंह। तोफ के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर पर आक्रमण करने का इसका उद्देश्य कीरत सिंह के दरबार में नाचने वाली एक स्त्री थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, शेर शाह ने राजपूतों पर जो आक्रमण किया था वो सारी रियासतें उसने राजपूतों को लौटा दी, लेकिन मारवाड़ को उसने नहीं लौटाया। उधर 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, कालिंजर के किले में तोफ फटने से इसकी मृत्यु होती है। तो 1540 से 1545 तक इसने द्वितीय अफगान या सूरवंश के नाम से इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। शेर शाह सूरी ने क्या बनाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं। जीटी रोड NH1 और NH2 का एक मिश्रण है, ठीक है। इसके बाद जब उधर हुमायूं चला जाता है अज्ञातवास में, सिंध के जंगल में ये हुमायूं जाता है। सिंध के जंगल में इसको एक बाबा मिलते हैं
सिंध के जंगल में इसके आध्यात्मिक गुरु मीर अली के पास ये जाता है और मीर अली की जो पुत्री होती है हमीदा बानो से ये शादी कर लेता है। 1541 में वहां पे 1541 में हमीदा बानो और हुमायूं से किसका जन्म होता है? अकबर का। अब हुमायूं दोबारा दिल्ली पर एंट्री करेगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1541 में। ठीक है, अकबर का जो टाइम पीरियड है 1542 से 1605। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1542 से 1605। ठीक है, अब देखो हमने आपको बताया था कि जो हुमायूं था, हुमायूं ने मीर अली की जो पुत्री थी हमीदा बानो से शादी कर ली थी। और 1542 में अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में इसका जन्म हुआ। इसका क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। इसका अकबर का अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में इसका जन्म हुआ। ठीक है, अब देखो 1542 में इसका अकबर का जन्म हो गया, लेकिन 1542 में क्या दिल्ली की गद्दी पर कौन था? शेर शाह सूरी। और हुमायूं कहां था? हुमायूं सिंध के जंगलों में अज्ञातवास में घूम रहा था। याद रखना, एक हुमायूं का बहुत ही प्रिय सेनापति था बैरम खां। हुमायूं का बहुत ही प्रिय सेनापति बैरम खां था, जिसने हुमायूं का कभी साथ नहीं छोड़ा था। एक जब वो हुमायूं शेर शाह सूरी से हार कर गया था तो उसके साथ गया था, और बैरम खां के ही कहने पर उसने दोबारा दिल्ली की गद्दी पाने की कोशिश की। अब देखो यहां से बहुत छोटी छोटी बातें। अब यहीं से 1542 में अकबर का सेशन शुरू होगा, और इसी सेशन में 1542 से ही हुमायूं दिल्ली पर दोबारा आने के लिए सोचना शुरू करेगा। और जैसे ही 1545 में ये उसको पता चलेगा कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई कालिंजर में, वैसे ही ये दोबारा दिल्ली पर अटैक करेगा। देखिए, ठीक है, तो 1542 में अकबर का जन्म होता है, और ये जन्म से शुरू से ही है कहां का? बाल्यकाल से ही, शुरू से ही है गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में, गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। ठीक है, शुरुआत के जो तीन वर्ष थे, शुरू के 3 वर्ष ये किसके संरक्षण में रहा था भाई? जो शुरू के 3 वर्ष थे ये किसके संरक्षण में रहा था? शुरू के 3 वर्ष ये अस्करी के संरक्षण में रहा। जो शुरुआत के 3 वर्ष होते हैं वो अस्करी के संरक्षण में रहा, फिर अब्दुल लतीफ के संरक्षण में आया, और बाद में बैरम खां इसका संरक्षक बना। देखो, जब ये पैदा हुआ था तो अस्करी के संरक्षण में आया 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से 10 वर्ष तक ये अब्दुल लतीफ के संरक्षण में रहा। 10 वर्ष के बाद 11वें 12वें वर्ष में ये बैरम खान के संरक्षण में चला गया, और तभी से युद्ध तो अभी से ही शुरू कर देगा ये। ठीक है, तो 1542 में अकबर का जन्म होता है, और ये 3 साल, देखो शुरू के 3 वर्ष मतलब 1542 से 1545 हो गया। 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में रहा। हुमायूं भी अपना बैरम खान के साथ रणनीति बनाते रहे कि हमको कैसे अपना क्या करना है। 1545 में एकदम हुमायूं को खबर मिलती है कि शेर शाह सूरी कालिंजर के किले में मार दिया गया है। तो क्या किया? 1545 में ही शेर शाह सूरी 1535 में शेर शाह सूरी के मरने के बाद हुमायूं ने 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर
काबुल व कांधार, काबुल व कंधार पर आक्रमण किया। देखो हुमायूं का भाई यहाँ पे कामरान था, हमने आपको बताया था कि कामरान को काबुल और कंधार दे दिया गया था, बट सब में लड़ाई हुई थी, तो ये सब जो हुमायूं के भाई थे वो शेर शाह सूरी से मिल गए थे। तो 1545 में हुमायूं ने क्या किया, काबुल और कंधार पर अपने भाई पर आक्रमण कर दिया। वहां का शासक कामरान था, कामरान हुमायूं का छोटा भाई था, वहां का शासक कामरान था। अब देखो भैया, जब हुमायूं ने आक्रमण किया तो जब हुमायूं की तोपें जब कांधार और काबुल पर गिर रही थी, तो उस समय कामरान को अकबर मिल गया। तो कामरान ने क्या किया, किले के ऊपर खड़े होके अकबर को ऊपर से ऐसे नीचे हाथ पकड़ के टांग दिया था। ठीक है, जिस समय हुमायूं की तोपें काबुल और कंधार की में आग बरसा रही थी, उस समय कामरान जो कि अकबर का चाचा था, कामरान जो कि अकबर का चाचा था, ने अकबर को उठाकर और ऊपर वाले किले तो सबसे ऊपर मंजिल से नीचे लटका दिया। लेकिन भाग्यवश वो वहां से बच गया, क्योंकि बैरम खां के संरक्षण में था और बैरम खां एक एक निगाह अकबर पे रखे था, तो बैरम खां ने उसको बचा लिया। इस तरह से 1545 में काबुल और कांधार पर आक्रमण राज हो गया हुमायूं का, काबुल और कंधार मिला। उसके बाद क्या किया, काबुल और कंधार मिलने के बाद 1554 यहां पे राज करने लगा। फिर 1554 में हुमायूं ने क्या किया, पेशावर पहुंचा। 1554 में पेशावर पहुंचा और 1555 में और मई 1555 में ये लाहौर पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार किया। देखो हुमायूं का जो दोबारा दिल्ली पर आएगा तो किस तरह से वो आ रहा है। 1545 में जैसे ही उसको पता चला कि शेर शाह सूरी मारा गया है, तुरंत उसने क्या किया, 1545 में अपने भाई कामरान पर उसने अटैक कर दिया और कामरान से काबुल और कंधार ले लिया और वहां शासन करने लगा। 1554 में पेशावर पहुंचा और मई 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मई 1555 ने क्या किया, लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब इसके बाद जैसे ही मई 1555 में लाहौर पर अधिकार किया, तो उसके तुरंत बाद जून 1555 में, ठीक है, लाहौर पर अधिकार किया। उसके बाद 1555 में क्या हुआ, उसने 1555 में मुगलों का मई 15 और उसी समय में जब इन्होंने लाहौर जीता था, लाहौर जीतने के तुरंत बाद एक दूसरी सेना मुगलों वर्सेस अफगान के बीच युद्ध हुआ। अफगान के बीच पंजाब में युद्ध हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं मच्छीवाड़ा की लड़ाई। मच्छीवाड़ा की लड़ाई, ठीक है। मच्छीवाड़ा की लड़ाई में क्या हुआ, मुगलों और अफगानों के बीच जब हुआ तो मुगल जीत गए। ठीक है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई मई 1555 में मुगलों और अफगान के बीच में हुई थी, उसमें मुगलों की जीत हुई थी। उसके बाद क्या होता है, जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ। वो भी युद्ध मुगलों और अफगानों के बीच में था। मुगलों वर्सेस अफगानों के बीच। इसमें भी क्या हुआ, मुगलों की जीत हुई। सरहिंद के युद्ध में क्या था, मुगल की तरफ से मुगल सेनापति कौन था, सरहिंद के युद्ध में मुगल सेनापति बैरम खान था। और अफगान सेनापति कौन था,
और इनका जो अफगान सेनापति था, अफगान सेनापति सिकंदर सूर था। कौन था भाई? सिकंदर सूर। और सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली पर बैठा। हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो अब यहां से देखो फैक्ट क्या बनता है आपका कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी से कब हटा था? 1540 में। युद्ध कौन सा था? बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, जब वो दिल्ली की गद्दी से हटा था, शेरशाह सूरी ने हटाया था। दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1555 में। किस युद्ध के बाद बैठा? तो सरहिंद के युद्ध के बाद। सरहिंद के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। किससे लड़ाई हुई थी? अफगानों से। तो अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। तो उसके बीच में बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, जैसे 1555 में एक लड़ाई हुई थी मुगलों और अफगानों के बीच, मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसमें कौन जीता था? मुगल। कहां हुआ था? पंजाब में। और उसके पहले 1545 में लड़ाई हुई थी जिसमें मुगलों ने कंधार और काबुल ले लिया था। उसके बाद पेशावर पहुंचे, फिर उसके बाद काबुल लिया, उसके बाद काबुल के बाद पूरे पंजाब में। देखो मच्छीवाड़ा की लड़ाई जब जीते थे, मच्छीवाड़ा की लड़ाई के बाद मुगल जीते, पूरे पंजाब में शासन किया, पूरे पंजाब में अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, पूरे पंजाब में अधिकार कर लिया। तो इस तरह से 1555 में क्या होता है? मुगल दोबारा से गद्दी पर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहां देखो गद्दी पर आ जाते हैं। अब देखो यहां पे अकबर हुमायूं के साथ में है अभी, और किसके संरक्षण में है? बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां के संरक्षण में अकबर है। ठीक है, अब देखो जैसे ही 1555 में इनका राज्याभिषेक होता है, वैसे ही दिल्ली में पुनः मुगल आ जाए। अगर क्वेश्चन है दिल्ली में पुनः मुगलों की एंट्री कब हुई? तो 1555 सरहिंद के युद्ध के बाद। इसके बाद हुमायूं से एक दो चीजें और याद रखना भाई। हुमायूं अफीम का शौकीन था। हुमायूं जो था वो अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था, अफीम का हुमायूं। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। काय में? ज्योतिष में। वो रविवार को पीले, शनिवार को काले कपड़े पहनता था। ठीक है, रविवार को पीले और शनिवार को काले कपड़े पहनता था, और सोमवार को वो सफेद कपड़े पहनना पसंद करता था। तो देखो सोमवार सफेद, रविवार पीले और शनिवार काले, ये ऐसे कपड़े वो पहनता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। कैसे? दीन पनाह की दीवार से गिरते हुए। 1555 में 23 जुलाई 1555 को ये दिल्ली का पुनः शासक बना था, और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? दीन पनाह से गिरते गिरते, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और दीन पनाह खुद ही हुमायूं ने बनवाया था। अब इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं के जब मृत्यु हुई, तब हुमायूं के बारे में लेनपून नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा था कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और आखिरी में लड़खड़ा कर ही मर गया। लेनपून ने कहा था वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वो गिर गया। ठीक है, इसके बारे में अबुल फजल ने भी एक बात कही थी। अबुल फजल ने इसको इंसान एक काफिल कहा था। अबुल फजल ने क्या कहा था? इंसान एक काफिल। अबुल फजल वैसे तो अकबर के साथ आता है, लेकिन अबुल फजल ने किसको इंसान एक काफिल कहा? तो हुमायूं को। याद रखना भाई, हुमायूं को इंसान एक काफिल कहा था। हुमायूं ज्योतिष का शौकीन था, हुमायूं अफीम का शौकीन था। ठीक है, ये सारे कुछ फैक्ट आप लोग याद रखना। ठीक है, अब जब देखो हुमायूं की जब मृत्यु हो गई, तब हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहां था? हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहां था? तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के अफगान शासक सिकंदर सूर, पंजाब के अफगान शासक सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था।
ठीक है। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर क्या कर रहा था, कहां था? उस समय अकबर पंजाब के अफगान शासक सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। उस समय अकबर सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, ठीक है। अब देखो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? भाई अकबर बैठेगा। अब देखो अकबर बैठेगा। अब अकबर ने क्या किया, 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है तो 1556 में पंजाब के कालानौर में, पंजाब के कालानौर में, ठीक है, 1556 में पंजाब के कालानौर में बैरम खां के संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में अकबर राजा बना, अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक हुआ, अकबर का राज्याभिषेक हुआ। और कराया किसने था इसको? अबुल कासिम, इसको अबुल कासिम ने कराया था। राज्याभिषेक किसने कराया था? अबुल कासिम ने, ठीक है। तो इस तरह से अकबर अब राजा बनता है 1556 में। 1556 में अकबर राजा बनता है और 1605 से ये रहेगा। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहां हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कालानौर में हुआ था और ये उस समय बैरम खां के संरक्षण में था और कराया किसने था? अबुल कासिम, अबुल कासिम ने इसको कराया था। अकबर ने अपने बाल्यकाल के दौरान, अकबर ने अपने बाल्यकाल के दौरान ही गजनी और लाहौर में सूबेदारी की थी, गजनी और लाहौर में सूबेदारी की थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर ये पंजाब के शासक सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। इसके बाद 1556 से 1560, 1556 से लेकर 1560 तक ये बैरम खां के संरक्षण में रहा था। 1560 तक ये बैरम खां के संरक्षण में रहा था। अकबर के लिए सर्वप्रथम संकट अबुल आदिल शाह, ठीक है, अबुल आदिल सूर, जो जैसे ही अकबर 1556 में राजा बना था तो उसके सामने सबसे पहला संकट किसने पेश किया था, या सबसे पहला चैलेंज किसने पेश किया था? तो वो था मोहम्मद आदिल शाह सूर। मोहम्मद आदिल शाह सूर ने राजा बनने के बाद, जैसे 1556 में अकबर राजा बना था तो उसके बाद सबसे पहला सैन्य अभियान आदिल शाह सूर के विरुद्ध हुआ था, आदिल शाह सूर के विरुद्ध हुआ था। 1556 में अकबर ने बैरम खां को वजीर नियुक्त किया था। 1556 में अकबर ने बैरम खां को वजीर बनाया, ठीक है, वजीर। याद रखना बैरम खां हुमायूं का सेनापति था लेकिन अकबर का ये वजीर बनकर 1556 में आया, ठीक है। और जो बैरम खां था, ये बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से था। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था, सिया संप्रदाय से संबंधित था। जो बैरम खां था वो फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था और 1556 में अकबर का वजीर बना। अकबर के वजीर बनने से पहले ये हुमायूं के सेना में सेनापति के रूप में कार्य किया था। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर और 1556 में, ठीक है। अब ये था क्या, हमने आपको पहले अभी बताया था कि जो राजा बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था,
राजा बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज किसने दिया था इसको? तो अफगान शासक कौन था? अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, अकबर की सेना, अकबर की सेना, अकबर की सेना और किसके बीच हुआ था ये? मोहम्मद आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर के बीच हुआ। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था भाई? बैरम खां। बैरम खां सेनापति के रूप में गया, जबकि इसका वजीर था। ये वजीर और सेनापति दोनों काम करता था। और आदिल शाह का सेनापति कौन था? ये था हेमू। ठीक है, इस तरह से अकबर की सेना और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक बना। इसके बाद देखो, जैसे ही अकबर की सेना और आदिल शाह सूर की सेना लड़ती है तो हेमू दिल्ली का शासक बनता है। दिल्ली का शासक बनकर विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है तथा विक्रमादित्य बनने वाला एक 14वां शासक बनता है। तथा विक्रमादित्य बनने वाला 14वां शासक बनता है। देखो, यहां से 14वां शासक बनता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की सीरीज के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य 6 कितने शासक हुए हैं? तो भाई याद रखना 14 शासक हुए हैं। 14 शासक हुए हैं जो विक्रमादित्य आज तक बने हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर की सेना और आदिल शाह सूर की सेना। अकबर की सेना और आदिल शाह सूर की सेना के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर का वजीर और सेनापति बैरम खां और आदिल शाह सूर का सेनापति, आदिल शाह सूर का सेनापति और वजीर हेमू के बीच में हुआ था। हेमू ने इस युद्ध के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य बनने वाला ये 14वां शासक बना था। 14वां शासक बना था। इसके बाद में देखो हुआ क्या था, जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें अकबर की जीत हुई थी। अकबर की जीत हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। वो जो हेमू था, वो हेमू दिल्ली पर शासन करने वाला 14वां विक्रमादित्य बना था। लेकिन पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें अकबर की जीत हुई थी। उसमें अकबर की जीत हुई थी। इसके बारे में एक इतिहासकार डॉक्टर आर त्रिपाठी ने कहा था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत एक दैवीय संयोग था। ठीक है, अकबर की जीत एक दैवीय संयोग था। ठीक है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, बैरम खां, देखो अब जो बैरम खां था, बैरम खां को तिलकवाड़ा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, बैरम खां जो था उसको तिलकवाड़ा नामक स्थान पर अफगानों ने घेर लिया था और उस समय ये मक्का जा रहा था। उस समय ये मक्का जा रहा था। देखो बैरम खां जो अकबर का सेनापति था, बैरम खां कहा जा रहा था मक्का जाते समय। बैरम खां को मक्का जाते समय तिलकवाड़ा नामक स्थान पर घेर लिया गया। तिलकवाड़ा नामक स्थान पर उसने अफगानों ने घेर लिया। अफगानों ने घेर लिया। ठीक है, चूंकि ये फारस से शिया संप्रदाय का था, कौन? बैरम खां।
तो मक्का जा रहा था। मक्का जाते समय पंजाब के तिलकवाड़ा नामक स्थान पर अफगानों ने इसको घेर लिया और घेरने के बाद इसकी निर्मम हत्या कर दी। घेर लिया और इसे मार डाला। ठीक है। जब बैरम खां मर गया तो बैरम खां मर गया। ठीक है। और बैरम खां को मारा किसने था? मुबारक खान ने। मुबारक खान ने मारा था। अब अच्छा, पंजाब में क्यों मरा? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि मच्छीवाड़ा की जो लड़ाई हुई थी, मच्छीवाड़ा की जो लड़ाई हुई थी उसमें अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, यही था। और इसी ने मच्छीवाड़ा की लड़ाई में पंजाब के शासक मोहम्मद खां को हराया था। पंजाब के शासक मोहम्मद खां को हराया था। और मोहम्मद खां को जब हराया था और पूरे पंजाब में मुगलों का आधिपत्य हो गया था, उसी की लड़ाई का बदला लेने के लिए मक्का जाते समय तिलकवाड़ा नामक स्थान पर बैरम खां को घेर लिया गया। ठीक है। मच्छीवाड़ा की लड़ाई में इसके हराया था और अफगानों ने तिलकवाड़ा पर उसको मार दिया। मुबारक खां के पिता को भी इसने बैरम खां ने मारा था। तो अपने पिता का बदला लेने के लिए इसने प्री प्लान किया था। इससे दिल्ली की गलती का कोई मतलब नहीं था। इसने अपना पर्सनली जो मुबारक खां ने पर्सनली जो अपना लड़ाई थी बैरम खां से, उसके लिए बैरम खां को मारा। तिलकवाड़ा नामक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्थान पर बैरम खां की हत्या की गई थी? तो पंजाब के तिलकवाड़ा नामक स्थान पर इसकी हत्या की गई थी। अब देखो 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और 1605 अब इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ? अकबर ने क्या किया? नवरत्न बनाए। अकबर ने नवरत्न बनाए। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल व फैजी दो सगे भाई थे। दो सगे भाई नवरत्नों में थे। दो सगे भाई नवरत्नों में थे। ठीक है। बीरबल एक हिंदू विद्वान था जिसके बचपन का नाम महेश दास था। जिसके बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। अकबर क्या था भाई? एक हिंदू विद्वान था और इसके बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है। देखो अकबर का जो शासन काल था 1560 से 62 तक। ठीक है। अकबर के 1560 से 1562 तक उसकी जो माता थी, ठीक है, उसकी माता ने इसमें 1560 और 62 में दिल्ली पर शासन किया था, दिल्ली पर राज किया था। अब देखो संप्रदाय विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने क्या किया था? बाज बहादुर जो इसके समय में था उसकी जो समाधि है, साम्राज्य विस्तार में बाज बहादुर ने अकबर का बहुत सहयोग किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाज बहादुर की समाधि कहां है? बाज बहादुर की समाधि उज्जैन में है। बाज बहादुर की समाधि कहां गई? बाज बहादुर की समाधि उज्जैन में है। ठीक है। 1561 में अकबर ने चुनार जीता और 1564 में अकबर ने गोंडवाना जीता। 1561 और 1564, 1561 और 1564 में अकबर ने क्रमशः चुनार व गोंडवाना जीता। चुनार व गोंडवाना जीता था। 1561 और 1564 में अकबर ने चुनार और गोंडवाना जीता था। ठीक है। जो गोंडवाना था, गोंडवाना में गड़कटंगा नामक स्थान था। इसकी स्थापना हिंदू एक संत थे अमरदास, हिंदू संत अमरदास ने
की थी, हिंदू संत अमरदास ने की थी। अकबर ने राजपूतों को जीतने का भी प्रयास किया था। राजपूत वही जिसको हुमायूं ने जिनको शेर शाह सूरी ने जीता था, है ना। तो शेर शाह सूरी के बाद अकबर ने भी राजपूतों को जीतने का प्रयास किया था। राजपूत मतलब राजस्थान के जितने भी राजपूत इलाके थे, मारवाड़ हुआ और माधवगढ़ हुआ, ये सब जो थे, इनको सबों को अकबर ने जीतने का प्रयास किया था। 1562 में अकबर ने अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर गया था। 1562 में जो अकबर था वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था। कब गया था? 1562 में, ठीक है। और जयमल और फत्ता को सौंपकर जंगलों में छिप गया, ठीक है। अकबर जो था 1562 में कहा गया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि में गया था। उसके बाद क्या हुआ? आमौर का जो शासक था भारमल, आमौर का शासक भारमल ने अकबर के चैलेंज को स्वीकार किया था। अकबर ने जैसे ही राजपूतों को जीतने का प्रयास किया था, तो राजा भारमल ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ही 1562 में जब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया था, तो उसके बाद फतेह सिंह और कीरत सिंह को वो दरगाह में छोड़कर वो वहां से फरार हो गया था, क्योंकि भारमल जो थे वो अकबर को मारने का प्लान बना चुके थे। उन्होंने उसको घेर लिया था, क्योंकि जितने भी राजपूत थे वो मुगलों से बहुत ज्यादा एक तरह से खिसियाए हुए थे दिल्ली से। क्योंकि इसके पहले जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। शेर शाह सूरी ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसके बाद में अकबर ने चित्तौड़ विजय के लिए फतेहनामा जारी किया। उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ को जीतने के लिए फतेहनामा जारी किया। याद रखना, चित्तौड़ को जीतने के लिए फतेहनामा जारी किया। चित्तौड़ को जीतने के लिए फतेहनामा जारी किया। किसकी जीत के लिए फतेहनामा जारी किया था? चित्तौड़ को, ठीक है। इसके बाद आमेर को 1562 में, मेड़ता को 1562 में। आमेर ने क्या किया था? आमेर ने स्वेच्छा से ही अकबर के बाद में अकबर के अंडर में आ गया था। आमेर और मेवाड़ को 1562 में अधीन लिया। आमेर ने क्या किया? स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की।